नमस्कार। पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच में तनावपूर्ण स्थिति के बारे में खबरें हम पढ़ रहे हैं। गलवान घाटी में जो दुखद हादसा हुआ उसमें भी हमने पढ़ा कि भारत के 20 जवान उसमें वीरगति को प्राप्त हुए और उसी तरह कुछ लगभग 43 सोल्जर्स चीन की तरफ से भी हताहत हो गए, ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है। हालांकि अभी उसके बारे में कोई चीन की तरफ से खुलासा नहीं आया है। उसके बाद दोनों तरफ की डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज़ में और सेनाओं में लगातार बातचीत हो रही है और दोनों की तरफ से डिसएंगेजमेंट्स की भी खबरें आ रही है, लेकिन हालांकि अभी भी एलएसी पर जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से तनाव से परे नहीं है। अभी भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसी बीच अभी 2 दिन पहले भारत के जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने 3 दिन का रशिया का दौरा किया। ये मॉस्को में जो विक्ट्री डे परेड हुआ था उसमें भाग लेने के लिए वहाँ गए थे। ये जो वर्ष है, इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी के फासिस्ट फोर्सेस पर जो विक्ट्री हुई थी अलाइड फोर्सेस की, उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इसीलिए एक भव्य परेड का आयोजन किया था जिसमें भारत की तरफ से एक ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट ने भी पार्टिसिपेट किया। इसी तरह दूसरे और 11 कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया था जिसमें चीन के भी सैनिक शामिल थे। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर भी उस परेड को देखने के लिए अतिथि के तौर पे वहाँ पे आए हुए थे, लेकिन हालांकि हमारे भारत के रक्षा मंत्री ने उनसे भेंट करने से या उनसे कोई भी बातचीत करने से वहाँ पे इनकार कर दिया। और मॉस्को में जो रक्षा मंत्री गए थे उसमें उन्होंने वहाँ पे रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है यूरी बोरिसोव, उनसे भी मुलाकात की और इस भेंट में रशिया से कुछ डिफेंस सप्लाईज़ की भी उन्होंने मांग की, जिसमें एक ईगला एस, ये जो एंटी एयर मिसाइल सिस्टम है, वो भी शामिल है। और उसी के साथ साथ जो S-400 मिसाइल है उसकी जल्द डिलीवरी की बात हो या एयरफोर्स के लिए जो इमरजेंसी क्लॉज के तहत 33 फाइटर जेट्स मंगवाने की बात हो, और उसी के साथ साथ अमेठी में जो एक राइफल फैक्ट्री बन रही है रशिया के सहायता से, उसी के विषय में जो प्राइसिंग का विषय है उस पर बातचीत करके उसको आगे बढ़ाना हो, ये सारी बातें वहाँ पे की गई। और रक्षा मंत्री ने यहाँ लौटने के बाद ट्वीट भी किया था कि उनको रशियन जो साइड है उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला। और फिर ये चीन के साथ हमारा जो कंटेम्प्रेरी जो एक तनाव उभरा है, उस परिस्थिति में ये रशिया से हम जो डिफेंस सप्लाईज़ की मांग किए हैं उसका एक विशेष महत्व देखा जाता है। इसी विजय दिवस के अवसर पर दूसरी तरफ रशिया के जो विदेश मंत्री है सेर्गेई लावरोव, इन्होंने आरआईसी की एक वर्चुअल मीट का भी आयोजन किया था जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी भी शामिल हुए थे। इस बैठक में भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जो भाषण किया उसमें 2 महत्वपूर्ण पहलू सामने आ गए। इसमें यह है कि एक तो जैसे विजय दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, उसी तरह यूनाइटेड नेशंस जो बना था 45 में, उसकी भी 75वीं वर्षगांठ हम लोग इस साल मना रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि पिछले 75 साल में जो यूनाइटेड नेशंस 50 मेंबर्स से शुरू हुआ था वो आज आके 193 मेंबर्स पे अभी है, पहुंचा हुआ है। लेकिन इसका जो बेसिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनिंग वे ऑफ फंक्शनिंग है, इसमें पिछले 75 साल में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो आज का जो विश्व है, जो बदलता परिप्रेक्ष्य है विश्व का, इसको मद्देनज़र रखते हुए यूएन सिस्टम में भी बदलाव की ज़रूरत है। ये हमारे विदेश मंत्री में उसमें बात की और उनका सीधा सीधा निशाना इसमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पर था, जो आज भी डिस्क्रिमिनेटरी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो भी एक ध्यान देने लायक बात है। उसमें उन्होंने ये कहा था कि दुनिया के जो प्रमुख ताकतवर देश हैं उनको उनके जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनके लेजिटिमेट इंटरेस्ट्स, मतलब उनके जो न्याय हित है उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके नेशनल इंटरेस्ट का भी सम्मान करना चाहिए। अब इसमें भी कोई उन्होंने खुल के बात कही नहीं कि उनका सीधा निशाना तो था चीन की तरफ, क्योंकि हम इस समय देख रहे हैं चीन क्या कर रहा है हमारे साथ और दूसरे कई देशों के साथ। इस मीटिंग का एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो रशिया के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव है, इन्होंने इसमें कहा था कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यता के लिए वो भारत को सपोर्ट करते हैं। ये बात रशिया ने इस बार फिर एक बार कही है, रीइटरेट की है, पहले भी वो कहता आ रहा है। लेकिन इसका एक महत्व है क्योंकि चाइना और भारत के साथ जिस तरह का तनावपूर्ण स्थिति है उसमें अब बात यह आती है कि एक तरफ रक्षा मंत्री का रशिया दौरा और वहाँ से अस्त्र शस्त्रों के बारे में मांग करना,
और दूसरी तरफ विदेश मंत्री का आरआईसी की मीटिंग में भाग लेना। अब ये जो दो घटनाएं हैं, इससे ये साबित होता है कि भारत का जो स्ट्रैटेजिक कैलकुलस है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो थिंकिंग है, उसमें रशिया एक विशेष महत्व रखता है और वो इस बातों से अधोरेखित हुआ है। अब मैं मेरी आगे वाली जो बात है वो 3 मुद्दों पर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि भारत और रशिया के संबंध क्या है। दूसरी बात यह है कि इसमें रशिया और चीन के संबंध अभी कैसे है, और तीसरी बात में मैं तीनों का आपस में कैलकुलस क्या है, इंटर रिलेशनशिप्स कैसे है, और इसमें आरआईसी का क्या महत्व है, इसमें आऊँगी आने वाले 5-7 मिनट में। सबसे पहली बात आती है भारत और रशिया की दोस्ती की। रशिया को हम अपना ऑल वेदर अलाई, मतलब हर घड़ी का दोस्त मानते हैं, और अगर हम स्ट्रेटेजिक टर्म्स में इसको देखेंगे तो हम रशिया और भारत एक दूसरे के स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। अब इसमें यह है कि हमारा जो सुरक्षा व्यापार है रशिया, उसमें नंबर 1 है। जैसे भारत जितनी भी सुरक्षा आयात करता है उसमें से 56% लगभग रशिया से आती है। इतना ही नहीं, आज की जो साझेदारी है वो एक ज़माने में सिर्फ बायर और सेलर की रिलेशनशिप थी, आज वैसा नहीं रहा है। रशिया एक ऐसी कंट्री है जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में निवेश करता है, और वो भी डिफेंस सेक्टर में, और टेक्नोलॉजी भी शेयर करता है। अब जैसे हम दोनों के जो जॉइंट वेंचर्स से जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना है, ये इस बात की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। इतना ही नहीं, कुड़िन कुलन में भी जो न्यूक्लियर प्लांट बन रहे हैं उसमें भी रशियन रिएक्टर्स, तो रशिया उसमें भी हमारे साथ निवेश कर रहा है। ये तो हो गई बायलैटरल बात। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण जो बातें हैं जिसमें भारत का एक स्टैंड है, उसमें भी रशिया ने काफ़ी समय सपोर्ट किया है। इतिहास में मैं बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगी, हालांकि सब जानते हैं कि कश्मीर के विषय में यूनाइटेड सोवियत यूनियन ने और उसके बाद रशिया ने कई बार वेटो पावर का यूज़ किया हुआ है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगी। मैं आती हूँ आज का जो परिप्रेक्ष्य है। अगस्त में भारत सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के विषय में जो डिसीजंस लिए थे, उसमें धारा 370 का हटना हो, या उसी के साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरीज़ में उनका जो एक रीफॉर्मेशन किया था वो हो, उसमें चाइना बार बार ये बात यूएनएससी में उठाता रहा, वो चर्चा करने की मांग करता रहा। लेकिन रशिया, जो कि एक परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि ये भारत का इंटरनल विषय है और उसमें हम कोई बात नहीं करना चाहेंगे। और दूसरा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में इश्यूज़ है, वो भी वो दोनों कंट्रीज टेबल पर बैठ के आमने सामने बैठ के द्विराष्ट्रीय तरह संभाले उनको और अपने आपस में बात करके सुलझाए। उसमें उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन की और शिमला पैक्ट की बात की थी, और ये कहा था कि इस विषय को इंटरनेशनलाइज करने की कोई ज़रूरत है नहीं, यूएनएससी का इसमें कोई मैंडेट है नहीं। अब ये जो चीन का और भारत का पेच अभी उभरा है, या 2017 में जो डोकलाम का पेच उभरा था, उसमें भी रशिया की तरफ से किसी एक का सपोर्ट रशिया ने नहीं किया, ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारत की जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी है, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हो या भारत के वहाँ के एम्बेसडर हो या रशिया के यहाँ पे जो न्यू दिल्ली में एम्बेसडर है वो हो, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये जो बातें हो रही है, ये उनको रशिया को लूप में रखा जा रहा है, उनके साथ शेयरिंग हो रही है हमारी तरफ से। दूसरी बात ये भी सुनने में आ रही है कि डोकलाम के समय भी और आज भी रशिया का जो चाइना के साथ बैक चैनल है, उससे वो चाइना को हमेशा ये समझाता रहा है कि आपको ये जो कोई भी मामले हैं, जो कोई भी पेच है, इनको बातचीत से और पॉलिटिकल तरह से, डिप्लोमेटिक तरह से सुलझाना है, ना कि स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री पावर का यूज़ करते हुए। तो रशिया ने ये अपना स्टैंड हमेशा के लिए रखा हुआ है। अब मैं रशिया और चीन का जो रिश्ता है उस पर आती हूँ। सब ने देखा है कि पिछले कुछ सालों में इन दोनों की साझेदारी बढ़ती हुई दिख रही है, और ये हल्का सा चिंता का विषय भारत के लिए है। अब इन दोनों में जो बढ़ता हुआ व्यापार है वो हो, या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है उसमें रशिया का पार्टिसिपेट करना हो, या रशिया ने चाइना को की हुई अस्त्र शस्त्रों की बिक्री हो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत खुल के सामने आ रही है। लेकिन ये जो गहरी दोस्ती है, इसमें दोनों के पीछे जो यूनाइटेड नेशंस और अन्य पश्चिमी देश है, इनका विरोध करना ये सबसे बड़ा समान सूत्र इसमें माना जाता है। अब जैसे 2014 में आपने पढ़ा होगा, रशिया ने क्रीमिया प्रांत जो है, जो उस वक्त यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन रशिया ने उसको रेफरेंडम करा के और फिर अपने टेरिटरी में शामिल करा लिया था। और इसके बाद जो पश्चिमी कंट्रीज़ है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया पे काफ़ी सारे प्रतिबंध, काफ़ी सारे ट्रेड सैंक्शंस लगाए थे, जिससे उनका पश्चिमी उनसे वो बंद हो गया था पूरी तरह से। उसी के साथ साथ जो G8 था उस वक्त, उसमें से भी रशिया को निकाल दिया था। तब से हमने देखा है कि रशिया की जो चीन के साथ व्यापारी साझेदारी है वो बढ़ती जा रही है लगातार।
अब रशिया और चीन के जो राष्ट्रपति है, रशिया के पुतिन और चीन के शी, इन दोनों में एक बात और कॉमन है कि दोनों अपने अपने कंट्रीज़ में एक अथॉरिटेरियन लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। जो राष्ट्रपति पुतिन हैं, उन्होंने अपने खुद के घटना में भी अभी इस तरह का बदलाव करने के वो प्रक्रिया में है, जिससे वो अपनी पावर को और बढ़ाएंगे और जिसके तहत उनका प्रेसिडेंशियल टर्म्स भी आगे और बढ़ सकता है। हालांकि इसमें से ये भी हो सकता है कि वो जीवन भर रशिया के प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। और शी जिनपिंग के बारे में भी हमने यही पढ़ा है, दोनों के आपस में बहुत अच्छी बनती है, अच्छे दोस्त हैं दोनों एक दूसरे के। और जो महत्वपूर्ण विषय है इसमें, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हुए दिखते हैं। अब जैसे क्रीमिया का जो मामला हुआ, जो मैंने अभी बताया जिसके बारे में, जिसमें चीन ने रशिया के खिलाफ कुछ भी कहने को मना किया था और उन्हें कहा था कि ये रशिया का अंदरूनी मामला है, इसमें हम कुछ कहेंगे नहीं, टिप्पणी नहीं की थी। यही बात रशिया की आती है जब वन चाइना पॉलिसी की बात होती है, तब वो चाइना को सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ चीन के शिनजियांग प्रांत जो है, उसमें जो उइघुर मुसलमान हैं, चीन के अपने नागरिक, उनकी तरफ जो चीन का बर्ताव रहा है, जिस तरह का एक्सप्लॉयटेशन चीन उनका करता आ रहा है, उसकी आलोचना दुनिया भर से हो रही है। लेकिन रशिया उस बात में भी चाइना को सपोर्ट करता है। चलिए, अभी जो कोविड महामारी के हम सब शिकार बने हैं उस पे आते हैं। उसको अगर आप देखेंगे तो रशिया आज तीसरे नंबर का मोस्ट अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर के इन्फेक्शंस वहाँ पे है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद रशिया का चीन के साथ जो साझेदारी है, वो मेडिकल असिस्टेंस में हो या किसी और चीज़ में हो, ट्रेड में हो, ये बनी हुई है। और जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उसमें उन्होंने वेस्ट को और यूएस को स्पेशली निशाना साधा है कि यूएस इस पैंडेमिक का यूज़ करके चाइना को वो कर रहा है, साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें रशिया ने पूरी तरह से चीन का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब ये दोनों ताकतवर देश हैं, इनके बीच में कॉमन क्या है? दोनों मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, दोनों एक तरफ जो वेस्टर्न लिबरल मॉडल है उसको नकारते हैं, और इसी के साथ साथ दोनों अपने जो एक इतिहास उनका रहा है, उसके बाद एक जो यूरेशियन या एशियन यूनिक आइडेंटिटी उनकी बनी हुई है उसकी बात करते हैं। उसी के साथ साथ उनके जो यूनिक डेवलपमेंट मॉडल्स हैं उनको वो लोग प्रमोट करने की बात करते हैं, और तकनीकी सुपीरियरिटी, स्ट्रेटेजिक पावर और इकोनॉमिक जो उनका अभी डेवलपमेंट है उसके कारण ये बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पे आज पहुँचे हुए हैं। हालांकि ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स है उसमें भी इन दो कंट्रीज़ जितने भी है, अफगानिस्तान कहिए या सीरिया कहिए, इसमें इन दोनों कंट्रीज़ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा होता है। अब ये जो आरआईसी की बात हुई थी उस पर मैं आती हूँ। ये जो आरआईसी बना था, रशिया, इंडिया, चाइना, ये ग्रुपिंग जो बना था, इसके पीछे भी यही धारणा रही थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे येवगेनी प्रिमाकोव, उन्होंने इसकी बात की थी कि गैर पश्चिमी ताकतों को पश्चिमी ताकतों के खिलाफ एक आने की ज़रूरत है, और जो है वो अपने डेवलपमेंट हो या आर्थिक विकास हो एक दूसरे का, इसमें एक दूसरे की साथ दे। और यही बात होती है जब ब्रिक्स की बात आती है या एससीओ की बात आती है, जिसमें ये तीनों कंट्रीज़ एक साथ एक टेबल पे बैठ के चर्चा करते हुए हमें दिखाई देते हैं। हालांकि एससीओ का जो भारत का मेंबरशिप है उसके लिए भी रशिया ने ही उनको प्रोत्साहित किया था, क्योंकि रशिया हमेशा से ये चाहता रहा है कि यूरेशिया पर एक अकेला चीन प्रभाव ना डाले, उसमें भारत भी उतना ही प्रभाव उसका बने। इसलिए रशिया ने भारत को एससीओ में बुलाया था। अब इन सब बातों से क्या प्रतीत होता है? इससे यही पता चलता है कि चीन की जो गतिविधियां हैं वो उनके पड़ोसी देशों में हो, उनकी सीमाओं पर हो, या उनके छोटे जो साझेदारी करने वाले देश हो उनके साथ, ये गतिविधियों से रशिया भी इक्वली चिंतित है। अब इन दोनों की जो साझेदारी है उसको हम कह सकते हैं कि ये एक फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस है, लेकिन इसी के साथ साथ कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों एक साथ हमें देखने को मिलती है। रशिया सामरिक रूप से ताकतवर है लेकिन आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर है, जबकि चाइना सामरिक रूप में अभी भी रशिया के साथ खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन चाइना एक आर्थिक महासत्ता ऑलरेडी बनने की कगार पर है। लेकिन जो चाइना की विस्तारवादी धोरण है उसकी तरफ रशिया एकदम बारीक नज़र से उसको देख रहा है, क्योंकि रशिया ने खुद चीन का जो विस्तारवादी एक बर्ताव है उसको झेला है। क्योंकि चीन और रशिया के बीच में 1969 में एक बॉर्डर क्लैश हुआ था, ये हम सब जानते हैं। उसके बाद अभी बॉर्डर डिमार्केशन तो हो गया है दोनों के बीच में, लेकिन उसमें भी रशिया को काफ़ी सारी अपनी ज़मीन चाइना को सीड करनी पड़ी थी, और ये यादें उनकी मन में आज भी ताज़ा है। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए ये जो चीन का दूसरे कंट्रीज़ के साथ, फिर वो वियतनाम हो साउथ चाइना सी में, या चाइना हो यहाँ इंडिया हो लद्दाख में, इसमें रशिया एक तरह की एक दोस्त की या एक मीडिएटर की भूमिका हमेशा से निभाता हुआ दिख रहा है। अब इसमें भारत को क्या करना चाहिए, मैं कम उसमें बताती हूँ आपको। भारत को ये साझेदारी को बना के रखना है। रशिया हमारा ऑल वेदर अलाइ था, रहेगा, आरआईसी में हम इन्वॉल्व थे, रहेंगे, एससीओ में
रहेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो हमें अपनी विदेश नीति के साथ साथ हमारी खुद की जो सामरिक और आर्थिक ताकतें हैं उनको बढ़ाना है। अभी लद्दाख में हमने देखा किस तरह से सीमाओं का रक्षण हमारे सेनाओं ने किया है। उनका मोराल बूस्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वहाँ पे करना हो, या जो भी डिप्लॉयमेंट का वो करना हो, या जो प्रोक्योरमेंट करना हो, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अप्रोच हम लोग अपना रहे हैं। एक तरफ हम रशिया और चाइना के साथ एक टेबल पे बैठते हैं और दूसरी तरफ हम क्वाड भी कर रहे हैं। और क्वाड के जो कंट्रीज़ है दूसरे, यूनाइटेड स्टेट्स हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया, या क्वाड से आगे जाकर और भी जो वियतनाम जैसी कंट्री हो, साउथ कोरिया हो, इजराइल हो, इनके साथ भी हमारे बहुत करीबी संबंध हैं। तो अभी भारत के लिए यही सबसे बड़ा ऑप्शन है कि आप अपनी साझेदारी जो रशिया और चाइना के साथ है उसको अच्छे से आगे बढ़ाए, अपना उसमें जो अपने नेशनल इंटरेस्ट है उनको हमेशा हर प्लेटफॉर्म में आगे रखें, और उसी के साथ साथ दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी अपनी सामरिक वो बढ़ाते हुए अपना एक फॉरेन पॉलिसी स्थान मजबूत करें। धन्यवाद।